ओके, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के लेक्चर नंबर थर्ड में, यानी कि रिवीजन के लेक्चर नंबर थर्ड में आप सभी का स्वागत है। जो लोग नए जुड़ रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के इसके पहले वाले दोनों सेशंस अगर आपको देखने हैं तो आप यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में या सीधा आप वीडियोज में जाके देख सकते हो। थर्ड सेशन में मेन 3 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं जो कि ज्यादा मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं एग्जाम में। वो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, उनको देखेंगे। उसके पहले थोड़ा सा न्यूमेरिकल व्यू इस चैप्टर का वो भी आपके सामने रख देता हूं। आपको पता है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक लॉन्च की है। इसका मतलब, इसका कंक्लूजन कॉमन सेंस लगा के आप समझ लीजिए क्या है। तो है ना, क्वेश्चन बैंक के अंदर का एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करो अगर आप अच्छा स्कोर चाहते हो तो बोर्ड के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में शुरू में ही 2-3 प्रॉब्लम दी है। ये सारे क्वेश्चन मैं क्वेश्चन बैंक से लेने वाला हूं, मतलब ले रहा हूं। ठीक है, 2020 की क्वेश्चन मार्क और 2021 की क्वेश्चन मार्क दोनों सेम है। तो चलो शुरू करते हैं। शॉर्ट आंसर सेकंड, ओके। 3 मार्क्स के लिए ये न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इसके अंदर का या इसके आगे क्वेश्चन मैंने करवाए। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है देखो। बेसिकली ये क्वेश्चन ना हिट ही क्वेश्चन है ऑलरेडी। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इसके पहले भी पूछे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर होता है या लिक्विड होता है जो टूट जाता है नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स में, या कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कंबाइन हो जाते हैं किसी एक सिंगल ड्रॉप में। तो आपको जब कोई एक ड्रॉप टूट के नंबर ऑफ ड्रॉपलेट बन जाते हैं या नंबर ऑफ ड्रॉपलेट से एक ड्रॉप बन जाती है, तो इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर रिलीज होती है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जो सरफेस एरिया है उस ड्रॉप का सरफेस एरिया चेंज हो जाता है। जैसे आप सोचिए, अगर आपके पास एक सिंगल ड्रॉप है लिक्विड का, सिंगल ड्रॉप है लिक्विड का, ठीक है, ड्रॉप है, और इसको आपने ब्रेक कर दिया बहुत सारे नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स में, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स में, तो सरफेस एरिया का क्या होगा? जो भी सरफेस एरिया, जो भी एरिया है, ऊपरी हिस्सा जो है उस ड्रॉप का, उसका क्या होगा? क्या वो इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा? तो गाइस वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। और अगर आप नंबर ऑफ ड्रॉपलेट से एक सिंगल ड्रॉप बनाते हो तो उसमें सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। कुछ भी हो, सरफेस एरिया चेंज हो रहा है। और आप सब जानते हैं कि वर्क डन का एक फॉर्मूला है ड्रॉप के लिए, T इंटू चेंज इन एरिया। अगर एरिया चेंज हो रहा है मतलब कुछ वर्क हो रहा है, तो आपको वर्क निकालने के लिए बहुत बार पूछा जाता है, या आपको पूछा जाता है कि फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी। अब कितनी एनर्जी चेंज होगी? जितना आपने वर्क किया है उतनी एनर्जी चेंज होगी। तो ये दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए पढ़ते हैं। 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, दैट इज इस तरीके से, ईच ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर कोलाइज इनटू अ सिंगल ड्रॉप। मतलब ऐसे नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स आपको कितने दी है? 27। ये क्वांटिटी 27 दी है और इनको आपने कोलाइज मतलब इकट्ठा किया, उनसे एक ही ड्रॉप बनाया, एक सिंगल ड्रॉप बनाया। फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी दैट सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज 0.072 न्यूटन पर मीटर। तो आपको उस लिक्विड के लिए सरफेस टेंशन दिया हुआ है और आपको पूछा गया है कि भाई साहब सरफेस एनर्जी, चेंज इन सरफेस एनर्जी निकालिए। मतलब आपको वर्क निकालने के लिए बोला है बेसिकली, समझ रहे हैं? क्योंकि आप जितना वर्क करोगे उतना ही सरफेस एनर्जी में चेंज आएगा, उतना ही तो एरिया बदलेगा आपका। गेटिंग और नॉट? तो शुरू करते हैं कहानी को ज्यादा डीप में ना जाते हुए। डेटा में एन इज नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, एन इज नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स। वो कितने दिए? 21। दिस स्मॉल आर इज व्हाट? स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ दैट छोटे छोटे ड्रॉपलेट। इसमें का कोई भी एक ड्रॉप आप लोगे, छोटा ड्रॉपलेट लोगे, तो उसकी रेडियस क्या लेते हैं हम? स्मॉल आर। ये एज्यूम्ड है ऑलरेडी, ठीक है। तो स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ दैट छोटा ड्रॉप, ओके। एंड ये दिया है आपको 0.1 मिलीमीटर। कितना दिया हुआ है आपको? 0.1 मिलीमीटर। अच्छा, मिलीमीटर का कन्वर्जन यहां पे कर लिया मैंने मीटर में, तो मिली का -3 और ये डेसिमल शिफ्ट कर दिया इधर राइट में, तो इसलिए हो गया -4। गॉट इट? आपको क्या निकालना है? चेंज इन सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का चेंज निकालना है, मतलब ही आपको वर्क डन निकालना है। ऐसे प्रॉब्लम में आपको वर्क डन ही निकालना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सभी प्रॉब्लम में अब तक जितने बार क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा एक ड्रॉप का, उसमें वर्क डन ही कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो वर्क डन निकाल देना। टी इज व्हाट? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन है दिया हुआ उस लिक्विड के लिए। अब किस तरीके से इस प्रॉब्लम की स्टेप्स है? तो इस प्रॉब्लम की क्या आता है कि आपके पास ना ये छोटे ड्रॉप की रेडियस दी रही थी या फिर बड़े ड्रॉप की रेडियस एज्यूम कैपिटल आर। तो दोनों में से एक रेडियस आपको पता ही होनी चाहिए, अदरवाइज आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो फिर, अगर दोनों में से एक रेडियस पता है, दूसरी पता नहीं है,
तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम पहले कैपिटल आर और छोटा वाला आर इनके बीच में का रिश्ता निकालेंगे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर व्हेन वन सिंगल ड्रॉप इज ब्रेक डाउन इनटू द नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स और नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स आर कोलाइज इनटू अ सिंगल ड्रॉप। क्या रिलेशन होता है, और रिलेशन निकालने का तरीका ये है कि भाई साहब देखो, भले ही ए ड्रॉप टूट के बिखर गया होगा, सॉरी टूट के 27 ड्रॉपलेट्स बन गए होंगे इसके, बट जो वॉल्यूम है उस लिक्विड का, वॉल्यूम ऑफ दैट लिक्विड ड्रॉपलेट वो तो उतना ही रहेगा, जितना पानी पहले था उतना पानी बाद में है ना। टूट गया तो क्या हुआ, जितनी क्वांटिटी पहले थी उतनी क्वांटिटी पहले, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया लेकिन अमाउंट है ना। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल ड्रॉप इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, जितना एन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, ठीक है। सिंगल ड्रॉप स्फेरिकल बॉडी है तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर बी द रेडियस ऑफ दैट बड़ा वाला ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप इज इक्वल्स टू एन, बच्चा एन क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, ओके, और इनटू 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द छोटा वाला ड्रॉप। तो एक छोटे वाले ड्रॉप का वॉल्यूम इतना है, तो ऐसे मेरे पास कितने हैं, एन नंबर ऑफ है होते हैं। अभी यहाँ पे 27 दिए है तो मैं 27 पुट करूंगा आगे, ठीक है। कभी कभी तुमको अलग वैल्यू दी रहेंगी तो आप वो पुट कर देना। फिर 4/3 ये देखिए यहाँ पे हो गया कैंसिल, तो मेरे पास बचा आर क्यूब इज इक्वल टू एन आर क्यूब, ठीक है, एन टाइम्स ऑफ आर क्यूब, तो आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एन इंटू आर, बट एन की वैल्यू पता है 27, क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3 और ये आर कंटिन्यू, तो मुझे कैपिटल आर इज इक्वल टू मिला 3 टाइम्स ऑफ आर। और ऐसा रिलेशन आपको हर बार निकालना पड़ेगा जब जब आपको इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, निकालना पड़ेगा इसको, क्योंकि अगर ये नहीं निकालोगे तो आगे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। कैसे समझोगे अभी ना। तुमको निकालना क्या था, तुमको निकालना था वर्क डन, तो यार वर्क डन का फॉर्मूला तो होता है टी इंटू डी ए। अरे टी इंटू डी ए होता है भाई, अगर ड्रॉप है तो, बबला अगर होता तो वर्क डन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी इंटू डी ए, क्योंकि बबला के पास में 2 सरफेस होते हैं, गेटिंग और नॉट, यस, ओके। तो यार W इज इक्वल टू टी इंटू डी ए, तो ये W टी और डी ए इज व्हाट, चेंज इन एरिया। जब एक ड्रॉपलेट टूट के बिखर गया होगा तो इसका एरिया चेंज हो गया होगा, दैट इज एरिया, उसका चेंज A2 माइनस A1 कर दिया, राइट। तो A2 इज द फाइनल वाला एरिया, A1 इज द बाद वाला, मतलब कुछ भी ले लो आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है, A2 माइनस A1, A1 माइनस A2, आपको जो चाहे आप ले सकते हो, लेकिन जो बड़ा है वो पहले ले लो, जो बड़ा है वो पहले। तो हम लोग कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है, उसके हिसाब से शुरू करते हैं। तो मैंने यहां पे ले लिया, W इज इक्वल टू टी A2 माइनस A1, तो मैंने A2 वाले केस में वो ले लिया जो नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स थे, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट, एक्चुअली उल्टा हो गया अभी यहाँ पे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा याद रखो कि आपको मैं A1 माइनस A2 कर देता हूं, चलेगा, ये A1 माइनस A2 कर देते हैं, क्योंकि हमारी सिचुएशन पहले ये थी, बाद में सिंगल ड्रॉप बना, इसलिए कह रहा हूं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे इतना, बट बड़ा वाला एरिया पहले लेता है क्योंकि निगेटिव ना हो जाए वो। तो A2 इज व्हाट, एरिया। एरिया क्या होता है बताइए, एरिया किसी भी स्फेरिकल बॉडी का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन A1 में मेरे पास नंबर ऑफ ड्रॉपलेट कितने थे, n नंबर ऑफ, तो यानी इनटू 4 पाई आर स्क्वायर, माइनस A2 यानी कि एक अकेला ड्रॉप था, ठीक है, तो उसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। आई होप आप समझ गए हैं, कुछ समझे, बताइए नीचे नीचे बताइए, नीचे बताइए, कमेंट करके बताइए, नीचे बताइए, चलो जल्दी बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 27 भाई साहब, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई, और ये जो r है, ये r, ये r की वैल्यू पहले निकाल चुके आप लोग, निकाला ना, रिश्ता निकाला था, यस, वो रिश्ता ही तो है ये, दैट r इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ r, पुट कर दी, क्योंकि अब इक्वेशन में दोनों छोटे छोटे r हो गए, छोटे छोटे r। और छोटा r क्यों लिया था, r दिया हुआ है, छोटा गिवन है, दोनों आर में से एक दिया हुआ था, हमेशा दोनों में से एक दिया रहेगा, तो जिसकी वैल्यू पता है उसके फॉर्म में रखो। अगर मेरे को कैपिटल आर की वैल्यू नोन होती तो मैं छोटे वाले आर को रिप्लेस करता कैपिटल आर से, समझे, यस। तो यहां पे क्या करेंगे फिर, टी तो टी है, ये 4 पाई को बाहर निकाल देंगे, 4 पाई बाहर निकला, अंदर 27 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए स्टेप को, t 4 पाई 27 आर स्क्वायर में से 9 आर स्क्वायर जाएंगे तो 18 आर स्क्वायर बचेंगे, फिर t की वैल्यू पता है मेरे को 0.072, 44, पाई की वैल्यू 3.14, 18, और ये जो r था ये 10 रेज़ टू द पावर -4 था, 10 रेज़ टू पावर -4, लेकिन उसका स्क्वायर करने से 10 रेज़ टू पावर -8 हो गया। इसको कैलकुलेट करोगे आपको वर्क डन मिलेगा, और वही क्या है आपकी चेंज इन सरफेस एनर्जी, दैट इज 1.628 into 10 रेज़ टू पावर -7 जूल। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया। हम अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा,
क्वेश्चन बेस्ड है कैपिलरिटी के कॉन्सेप्ट पे, मतलब कि जब लिक्विड लेवल राइज या फॉल होती है कैपिलरी में, तो उसके राइज का फॉर्मूला हमारे पास है H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r rho g। बट यहाँ पे कैपिलरी वर्ड नहीं यूज किया, यहाँ पे आपको एक यूट्यूब दिया है। यूट्यूब मतलब कि एक मैनोमीटर दिया है, ठीक है, प्रेशर के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन रिड्यूस सिलेबस में आपने नहीं पढ़ा होगा। फिर भी जो डायग्राम मैंने बाजू में निकाली है उसमें समझिए, जैसे ये दो कैपिलरीज है, इसकी देखिए ये बारीकी चिरकी है, इसकी जो रेडियस है बहुत 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 ही कम है, बहुत कम है मतलब बहुत कम है, और इसकी कंपेरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा रेडियस है, तो इसकी रेडियस r1, इसकी रेडियस r2, ठीक है ना। तो जो लिक्विड की लेवल होगी, जिसकी रेडियस कम उसमें लिक्विड की लेवल ज्यादा होगी, और जिसकी रेडियस ज्यादा उसमें लिक्विड की लेवल कम होगी। ऑब्वियस है, क्योंकि हाइट का नाता r के साथ इनवर्स होता है, ठीक है। A U-tube is made up of capillaries of bore 1 millimeter and 2 millimeter। तो भाई साहब इसकी जो बोर है 1 मिलीमीटर की और इसकी बोर 2 मिलीमीटर की है। बोर का मतलब होता है उसकी डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ द फर्स्ट कैपिलरी इज 1 millimeter and the second capillary is 2 millimeter respectively। The tube is held vertically and partially filled with the liquid of the surface tension 49 dyne per centimeter। तो ये surface tension दिया है आपको, जो वैल्यू दिया है वो सब लिखा करो। एंड जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जीरो, यहाँ पे थीटा की वैल्यू जीरो दी हुई है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, भाई रो पूछा है, रो रो रो, कुछ भी पूछ रही है, कुछ भी पूछ रही है, इनके मन से चल रहा है सब। रो पूछा है, दैट इज व्हाट, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जो लिक्विड यहाँ पे यूज किया है ना हाइट ना पूछी, रेडियस ना पूछी, लिक्विड की डेंसिटी पूछी भाई, ठीक है। इफ द डिफरेंस इन द लेवल्स ऑफ द मेनिस्कस इज 1.25 सेंटीमीटर, मतलब डिफरेंस क्या देखिए, इसकी हाइट जो होगी एक रेफरेंस लेवल से कुछ h1 हाइट होगी, इसकी रेफरेंस से कुछ h2 होगी, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, h1 माइनस h2। तो h1 माइनस h2 तेरे को दिया है, हाइट डिफरेंस दिया है तेरे को। टेक g इज इक्वल टू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड। प्रॉब्लम पढ़ते पढ़ते मेरे ये ध्यान में आ गया कि प्रॉब्लम में मैक्सिमम सारी की सारी क्वांटिटी सीजीएस सिस्टम में है, ठीक है। देखो देखो, सरफेस टेंशन 9 पर सेंटीमीटर, यहाँ पे ये 1.25 सेंटीमीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस ये मिलीमीटर में है, तो इस मिलीमीटर वालों को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ऑलराइट, तो चलो प्रॉब्लम को शुरू करते हैं। लेट r1 इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर और वन बोर, पहले बोर की रेडियस कितनी है r1। चलो तो भाई साहब उसकी डायमीटर कितनी थी 1 मिलीमीटर, इसकी डायमीटर कितनी थी 2 मिलीमीटर। तो क्या आपको डायमीटर अगर किसी चीज की पता है तो आप रेडियस नहीं निकाल सकते? निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? हाँ हाँ हाँ, आप हाँ कह रहे हो, लेकिन क्या सच में निकाल सकते हो? निकाल के देखो। तो रेडियस अगर चाहिए तो पहले वाली की डायमीटर थी 1, तो 1/2 करना पड़ेगा ताकि मुझे r1 मिल जाए, तो 1/2 मिलीमीटर, राइट। 1/2 का मतलब होता है 0.5 मिलीमीटर, बट मिली का मतलब होता है -3, और डेसिमल पॉइंट को राइट में शिफ्ट कर देता है, राइट में शिफ्ट कर देता है, डेसिमल पॉइंट को राइट में शिफ्ट कर देता है। तो ये राइट में चला गया, और मिली ये कितने हो गए बच्चा, मिली ये कितने हो गए -3, तो मिली के -3 और राइट में गया -4, 10 की पावर कितना आएगा -4, बट ये मीटर में हो गया, मुझे सेंटीमीटर चाहिए, तो सेंटीमीटर कितना हो जाएगा -2 सेंटीमीटर। अरे भाई मिलीमीटर 2 सेंटीमीटर 10⁻⁻1 होता है, मिली का सेंटी -1, सेंटी का मिली +1, तो अब तो क्या कर रहा है, मिली का सेंटी तो -1, डेसिमल को राइट में शिफ्ट कर दिया -1, तो 5 × 10⁻², ये पढ़ाने की चीज है नहीं। फिर दूसरे के बारे में सोचिए, दूसरे के बारे में सोचिए मतलब दूसरी रेडियस के बारे में सोचिए, ठीक है। तो r2 रेडियस ऑफ सेकंड बोर, तो यहाँ पे आपको डायमीटर दी थी 2/2 मिलीमीटर, दैट बिकम 1 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻² सेंटीमीटर। सो गए क्या? आगे अब हमको पता है कि यार हाइट का जो फॉर्मूला है h is 2t cos थीटा अपॉन r rho g, श्रीवल्ली। ओके, तो यहाँ पे h1 is equal to 2t cos थीटा अपॉन r rho g, तो ये h1 है तो इधर r1 होगा, इधर h2 है तो इधर r2 होगा। अरे बाकी तो कुछ बदला ही नहीं ना, सिर्फ रेडियस अलग है, तो हाइट अलग है, लिक्विड तो वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ हाइट बदली है। तो अलग h1 के लिए r1, h2 के लिए r2। नेक्स्ट इसमें क्या करता हूं मैं, फिर इन दोनों इक्वेशन से जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आखिरी में देखे थे उसमें मैं दोनों का डिफरेंस लेता हूं, दैट h1 माइनस h2, तो h1 की वैल्यू a है, h2 की वैल्यू a है, तो h1 माइनस h2 बिकम्स यहाँ पे 2t cos थीटा अपॉन rho g को बाहर निकाल दिया और अंदर था 1/r1 माइनस 1/r2, राइट।
तो यार मुझे तो डेंसिटी निकालनी थी, कुछ का कुछ पूछा था, डेंसिटी पूछी थी लिक्विड की, तो मैंने कहा चलो डेंसिटी, चल इधर डेंसिटी को इधर लेकर आया और H1 माइनस H2 को इधर लेकर आया, बाकी सब कुछ ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया R2 माइनस R1 अपन R1 इंटू R2। जो गिवन डेटा था उसमें जितनी वैल्यू दी है हमको वो सारी की सारी पुट कर दी हमने, जैसे 2 तो 2, सरफेस टेंशन की वैल्यू 49, सारी सीजीएस में पुट कर रहा हूँ, सारी सीजीएस में, P की वैल्यू 49, cos थीटा इज cos 0, H1 माइनस H2 दिया है 1.25 और G की वैल्यू 980, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू सीजीएस सिस्टम में 980, और इधर R2 5 into 10 raised power minus 2 माइनस 1 into 10 raised power minus 2, क्योंकि ये सेंटीमीटर कन्वर्ट किया, हमको बोर की डायमीटर पता थी, हमने रेडियस कर दी, रेडियस मिलीमीटर में थी, हमने सेंटीमीटर में कर दी, वैल्यू पुट कर दिया, कैलकुलेट करते गए, फाइनली आपको रो मिल जाएगा 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये सेकंड प्रॉब्लम था और बड़ा अच्छा प्रॉब्लम था ना, प्रीवियस प्रॉब्लम भी और ये प्रॉब्लम भी आईएमपी क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना इनको। अगला क्वेश्चन फिर एक न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल है इस बार, ठीक है, पर ये न्यूमेरिकल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये बड़ा सिंपल है, बड़ा प्यारा है ना, घर में छोटा बच्चा कैसा होता है बिल्कुल वैसा ही है आज के सेशन में। A rectangular wire frame of size 2 cm by 2 cm, ठीक है, तो उसका एरिया हमको दिया हुआ है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ठीक है, जिसकी एरिया आपको दी हुई है 2 by 2 सेंटीमीटर, तो इसलिए मैंने A1 लिखा है 2 cm by 2 सेंटीमीटर, तो हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फाइनली उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे तो 4 into 10 raised power minus 4 मीटर स्क्वायर। गॉट इट और नॉट? यस। इज डीप इन अ सोप सॉल्यूशन एंड टेकन आउट, फिर उसको हमने अंदर डुबोया पानी के अंदर, सोप सॉल्यूशन के अंदर, और वहां से बाहर निकाला। अ सोप फिल्म इज फॉर्म, तो उसके ऊपर सोप फिल्म फॉर्म होगी। अब ये तो अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे जब भी कोई रेक्टेंगुलर फ्रेम आप सोप सॉल्यूशन निकालते हो यहाँ पे ऐसे फिल्म बन जाती है। हाँ, ये आपके लिए नई बात नहीं है, आप बचपन में जब छोटे बच्चे थे इसके साथ ही तो खेलते थे, ठीक है। इट इज द साइज ऑफ द फिल्म इज चेंज टू 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। तो आप उसमें क्या हो गया, जब आपने उस फिल्म को सोप सॉल्यूशन से निकाल के बाहर निकाला तो उसकी जो सरफेस एरिया है, वो जो एरिया है वो इंक्रीज हो गया, दैट विल बिकम्स 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। और कैलकुलेट द वर्क डन इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में वर्क डन निकालना है। अरे एरिया का चेंज हुआ है, वर्क डन निकाल सकते हो। सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म दिया हुआ है, देखो एरिया A1A है, एरिया A2A है, सरफेस टेंशन दिया है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू T इंटू DA, राइट। बट यार जब जब दो फिल्म होंगी, दो सरफेस होंगे, तब तक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस बार ये रेक्टेंगुलर फ्रेम को ऊपर वाला सरफेस और इसी फिल्म का नीचे वाला सरफेस, दो सरफेस है, तो इसलिए बट द रेक्टेंगुलर फिल्म हैज 2 सरफेस, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ T इंटू DA। फिर से 2 यहाँ पे, T यहाँ पे, और A2 माइनस A1 होगा। A2 तेरे को पता है, A1 तेरे को पता है, सारी वैल्यूज पता है, पुट करके तेरे को वर्क डन मिल जाएगा 3 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 5 जूल। आई होप कि समझ पाए आप इस क्वेश्चन को। तीनों की तीनों प्रॉब्लम अच्छे से करके जाना एग्जाम के लिए, गलत मत करना इनको। अगले वाले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नाउ 4 मार्क्स के क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, और इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया इसके पहले भी। सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन तो जानते होंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ डिनोटेड बाय T। लिक्विड के सरफेस पे एक मेम्ब्रेन बन जाती है जिसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स से आपस में टेंजेंशियली सरफेस पे एक में को खींचते हैं, दैट इज सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी, व्हाट इज सरफेस एनर्जी? कोई भी लिक्विड रेस्ट में, स्टैटिक लिक्विड ले लो आप, किसी कंटेनर से बकेट में पानी डाला हुआ है, तो उस पानी का जो ऊपरी हिस्सा होगा, पानी का जो ऊपरी सरफेस होगा, वो टेंशन में रहता है। टेंशन में रहता है तो फिर वो मॉलिक्यूल नीचे जाना चाहते हैं, क्योंकि उन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है मतलब उनके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और ऐसे सभी मॉलिक्यूल के पास में पोटेंशियल एनर्जी है। तो नीचे जो मॉलिक्यूल्स है उनके कंपैरिजन में द मॉलिक्यूल व्हिच इज ऑन द सरफेस ऑफ द फ्री लिक्विड्स, व्हिच इज ऑन द फ्री लिक्विड सरफेस, हैव एक्स्ट्रा एनर्जी, एंड दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी यूनिट एरिया में कितनी है ना, क्योंकि सरफेस तो किसी कंटेनर अगर बड़ा है तो सरफेस एरिया बड़ा रहेगा, कंटेनर छोटा है तो सरफेस एरिया कम रहेगा। पर किसी गिवन लिक्विड के लिए एक यूनिट एरिया में उसके मॉलिक्यूल कितना पोटेंशियल एनर्जी रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी एनर्जी नहीं है, सरफेस एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया है। जैसे सरफेस टेंशन फोर्स नहीं था, फोर्स पर यूनिट लेंथ था,
वैसे ही सरफेस एनर्जी एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया है। ध्यान रखना इसको, डेफिनेशन याद रखें। द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस इज नोन एज सरफेस एनर्जी। अच्छा, इसका और सरफेस टेंशन का दोनों का रिलेशन निकालना है। फिर इसके लिए हमको एक सीन कंसीडर करना पड़ेगा। एक वही रेक्टेंगुलर फ्रेम लेता हूं, ठीक है, उसका कुछ एरिया होगा, फिर उसको मैं सोप सॉल्यूशन में डीप करके निकालूंगा, तो उसके ऊपर फिल्म बन जाएगी। अब फिल्म बन जाएगी तो फिल्म के ऊपर तो सरफेस टेंशन एक्ट करेगा। बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन मॉलिक्यूल एक में को खींचेंगे, तो उसके वजह से वो जो एरिया है दैट ट्राइज टू मिनिमाइज इटसेल्फ, वो कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और इसके बलबूते पर हम आगे का जो डेरिवेशन है हमारा एस्टेब्लिश करते हैं। देखते क्या कहना है, रिलेशन बिटवीन दिस कंसिडर एन ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम ABCD। शायद आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे डायग्राम में, देखिए ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम, ये R में आपके पास AB और ये R में आपके पास में CD दिख रही है, CD नहीं DC, हाँ वही। और ये रेक्टेंगुलर ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम, क्लोज नहीं है, ABCD, ठीक है, ऑफ वायर PQ is able to slide over the rectangular frame without friction। इस पे हमने एक वायर रखी जिस वायर का नाम है वायर PQ, एंड दिस वायर PQ की खासियत ये है कि दिस कैन बी स्लाइड ओवर दैट ओरिजिनल वायर ओरिजिनल फ्रेम विदाउट फ्रिक्शन। बिना फ्रिक्शन के इधर उधर घूम सकती हो, स्लाइड हो सकती है उसके ऊपर, ठीक है, ऐसा हमने अज्यूम किया। When this frame is deep into the soap solution and taken out, then surface film APQD is formed। तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको सोप सॉल्यूशन में डुबो के निकालूंगा, तो यहाँ पे ऐसे फिल्म बन जाएगी ना, फिल्म विल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, फिल्म है कि नहीं, यस, फॉर्म हो जाएगी फिल्म वहां पे, तो बन गई। फिर फिल्म के मॉलिक्यूल सरफेस एरिया कम करने की कोशिश करेंगे, और इस कम करने की चाहत में ये जो PQR में इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। वैसे तो फोर्स इन रिमेनिंग पार्ट में भी लगेगा, लेकिन वो तो रिजिड है, वो नहीं मूव होंगे। मूवेबल कौन है, PQ, तो इसके ऊपर अंदर की दिशा में फोर्स लगेगा F, ठीक है, यस। आगे Now the wire PQ moves inward due to the surface tension। तो surface tension की वजह से वो इनवर्ट जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसमें F फोर्स एक्टिंग ऑन द PQ वायर है, ठीक है, AD की तरफ, जो मैंने डायग्राम में दिखा अभी। L लेंथ है उस वायर की, एंड T सरफेस टेंशन है उस सोप सॉल्यूशन का। फिर हम जानते हैं यार, सब जानते हैं कि यार सरफेस टेंशन तो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ऐसे होता है, राइट। तो मुझे बताओ फोर्स क्या होगा, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। ध्यान से सुनो, F क्या होगा, T इंटू L, राइट। बट ना यहाँ पे जो फिल्म मैंने लिया है, इस फिल्म के दो फेसेस है, एक आपकी तरफ, एक आपकी तरफ के उल्टी तरफ, मतलब कि उसकी बैक साइड में ये आईना है, तो समझ गए होंगे ना, फिल्म को दो सरफेस होंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ T इंटू L लूंगा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर PQ वायर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो दोनों फिल्म की वजह से है, दैट्स व्हाई F इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T इंटू L। यहाँ पे 2 इंडिकेट कर रहा है द सरफेस हैज, द फिल्म हैज 2 सरफेस which are in contact with the wire PQ। I hope यहाँ तक समझ पाए। अगर समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिए नीचे, समझ पा रहे हो, यस। आगे नाउ लेट द वायर PQ बी पुल्ड, उस पर फोर्स लग रहा है, नो डाउट, वो तो अपना काम कर रहा है, सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है उसके ऊपर 2T इंटू L। नाउ मैं क्या कह रहा हूँ, लेट द वायर PQ बी पुल्ड आउट थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस B दैट इज अप टू P डैश टू दैट। मैं अब धीरे से इसको थोड़ा सा, ये जो B है ना, इसको DB लिखना चाहिए था मैंने, बट DB नहीं लिखा, B लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, अभी ऑलरेडी डेरिवेशन रेडी है, इसलिए B भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, बहुत छोटा, DB समझते हो ना, बहुत छोटा। तो ये अब अपनी जगह से ऐसे यहाँ से यहाँ मूव गया, P डैश टू डैश, डायग्राम में दूर दिख रहा है, बट जैसे हल्के से डिस्प्लेस किया उसको, न्यू पोजीशन पे आ गई हुआ है P डैश टू डैश। जब मैं उसको खींच रहा हूँ तो मुझे उस फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, मतलब आई हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट दैट सरफेस टेंशन फोर्स, राइट। तो वो जो फोर्स है, देखिए यहाँ पे, लेट द वायर PQ बी पुल्ड आउट थ्रू द स्मॉल डिस्टेंस B दैट इज P डैश Q डैश अगेंस्ट F। सो चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू B। कैसे मिला है चेंज इन एरिया, क्योंकि आपका इनिशियल एरिया A था, जब ये यहाँ गई फाइनल एरिया A हो गया। अब फाइनल में से इनिशियल निकालेंगे तो कितना बचेगा, ये इतना बचेगा, और इतना मतलब क्या, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, तो L इंटू B। तो चेंज इन एरिया कितना मिलेगा, L इंटू B। समझे, एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा इसको, L इंटू B चेंज इन एरिया। ओके, नाउ टोटल चेंज इन एरिया इज व्हाट, टोटल चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ L इंटू B। क्यों बताइए, क्योंकि वो अकेला नहीं है, 2 लोग हैं, समझ रहे हो, तो 2 लोग हैं, मतलब उस फिल्म को सिर्फ एक फेस नहीं है, डबल स्टैंडर्ड है, वो 2 सरफेस है, 2 सरफेस काम कर रहे हैं वहां पे उस वायर PQ के ऊपर।
तो इसलिए एरिया चेंज दोनों सरफेस की होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ एल इंटू बी। नाउ वर्क डन ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ इनटू बी, एफ की वैल्यू क्या होती है 2t इनटू एल। अरे यार ये जो यहाँ एफ है इसकी वैल्यू ये देखिए 2t इनटू एल पुट कर दी भाई, और बी तो बी है, बे तो बे है, ठीक है। अब देखो टी को यहाँ पे रखा और ये 2l इधर रखा, 2 इंटू एल इंटू बी, बट 2 इंटू एल इंटू बी को मैं क्या लिखता हूँ ए, या इसको चेंजिंग एरिया रखो क्योंकि ये चेंजिंग एरिया तो डी ए रखो, इसको चेंज कर लेना, ये डी ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये डी ए, लिख के दू इसको ठीक तरीके से, सम कर लोगे ना इसको, टी इंटू डी ए हो जाएगा, ए भी रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट चेंज इन एरिया था तो इसलिए डी ए लिखा। अब तेरे पास W इज इक्वल टू क्या मिला टी इंटू डी ए, राइट। आगे और दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द सरफेस फ्रेम, तो ये जो वर्क डन था W इज इक्वल टू टी इंटू डी ए, इस वर्क डन को कहा मैंने पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज टी इंटू डी ए। अब इस डी ए को डिवाइड में लेकर गया तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय डी ए इज इक्वल टू टी, एंड वी ऑल नो दैट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी, तो इसको हम लिख सकते हैं सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू क्या मिला टी, मतलब सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है सरफेस टेंशन, दोनों की दोनों क्वांटिटी अलग है, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, सरफेस एनर्जी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया, बट न्यूमेरिकली वो दोनों इक्वल होती है, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। आई होप कि आपको एक समझ में आ गया, फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। अगेन दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट इज लैपलास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। थ्योरी के टाइम पे हमने पढ़ा था, आप सभी ने पढ़ा होगा कि ड्रॉप जो होता है या जो बबल होता है ठीक है, उसके अंदर के साइड में प्रेशर ज्यादा होता है। कोई भी चीज होता है, जैसे अगर आपके पास में कोई भी एक बलून है जिसमें आपने हवा भर के रखी हुई है, बलून खुला हुआ है, तो बताइए बलून के अंदर प्रेशर ज्यादा है या बाहर? तो बलून के अंदर जो इंटरनल प्रेशर होता है ना वो ज्यादा होता है बच्चों। जिस साइड में कॉनकेव पार्ट है उधर प्रेशर ज्यादा, और जिधर कॉन्वेक्स है उधर प्रेशर या आउटर प्रेशर जो है वो कम होता है। बलून के अंदर प्रेशर ज्यादा है, गाड़ी के टायर के अंदर प्रेशर ज्यादा है ठीक है। तो कोई ड्रॉप हो स्फेरिकल या कोई बबल हो, उनके अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, और जो एक्स्ट्रा का प्रेशर है उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हमने पढ़ा था, और इसी को हम लैपलास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये स्फेरिकल बबल है, इसके अंदर या ड्रॉप है, कुछ भी कह सकते हो, इसके अंदर प्रेशर है 10, इसके बाहर प्रेशर है मान लो 7, तो एक्सेस प्रेशर कितना होगा 3, समझ रहे हैं ना। जैसे ये PI है, ये PO है, तो P is equals to PI minus PO, that is 10 minus 7, 3, एक्सेस प्रेशर 3। तो एक्सेस प्रेशर P के लिए जो एक्स्ट्रा का प्रेशर अंदर है उसके लिए डेरिवेशन निकालने के लिए पूछा जाता है। शुरू करते हैं हमारी कहानी को, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बड़ा सिंपल स्टेप फॉलो करने वाला हूं मैं एक ड्रॉप कंसीडर करूंगा, उस ड्रॉप के अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, ये बात तो तय है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर का है उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो प्रेशर ज्यादा होगा अंदर, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं यार कुछ वर्क करूंगा और हल्के से उसकी रेडियस को इंक्रीज करूंगा, जिससे क्या होगा सरफेस एरिया उसका इंक्रीज हो जाएगा, मतलब मैंने कुछ वर्क किया। अब ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ। ये वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैंने ये लेयर को इसकी सरफेस रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा दिया तो फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे dr, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये एक तरीका है मेरे पास। और दूसरा है वर्क डन इज इक्वल टू टी इनटू इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया टी इनटू डी। ये ड्रॉप है, पहले इनिशियली अंदर का ड्रॉप था, मैंने हल्के से मतलब इतना थोड़ा प्रेशर बढ़ाया जिससे एकदम dr रेडियस, डायग्राम में बड़ा दिखाना पड़ता, बट हल्का थोड़ा सा रेडियस उसका इंक्रीज हो गया, तो सरफेस एरिया तो इंक्रीज हुआ होगा, तो वर्क डन टी इनटू डी से भी निकाल सकता हूँ। दोनों वर्क डन निकालूंगा, कंपेयर करूंगा, मुझे फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा मेरा। चलिए करते हैं शुरुआत, और किस तरीके से देखता है। सबसे पहला पॉइंट, कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ, समझ रहे ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चलो एक बार सब लोग कमेंट करो और वीडियो को लाइक भी कर दो, लाइक करो सब लोग। चलो कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेडियस r, ये अंदर वाले की बात चल रही है r, देन इनिशियल सरफेस एरिया a, एक हो या a1 को, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। एरिया a1 क्या है तुम्हारा 4 पाई, क्योंकि जो सरफेस एरिया होता है किसी स्फेरिकल बॉडी के लिए वो 4 पाई इनटू रेडियस का स्क्वायर होता है। लेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर इज PI एंड PO, इंटरनल प्रेशर है PI एंड आउटर प्रेशर है PO, दैट इज आउटर इंटरनल, ठीक है।
रिस्पेक्टिवली, सो दैट एक्सेस प्रेशर क्या होगा, जितना अंदर का है उसमें से बाहर का माइनस कर देंगे तो हमको एक्सेस मिल जाएगा, राइट। सो P इज इक्वल टू Pi माइनस P नॉट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। लेट द रेडियस ऑफ ड्रॉप इंक्रीजेस फ्रॉम R टू R प्लस dr। ओके, तो हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि पहले रेडियस इसके R थी, अब थोड़ी सी हमने इंक्रीज की, जैसे कि अंदर प्रेशर चेंज ही नहीं हुआ, थोड़ी सी, ठीक है, dr, and it's very small as shown in figure, so that the inside pressure remains almost constant। अंदर का प्रेशर वैसे के वैसे, थोड़ा सा हमने रेडियस को इंक्रीज कर दिया, फिर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सो फाइनल सरफेस एरिया A2 क्या हो जाएगा, 4 पाई, अब रेडियस R नहीं है, अब रेडियस R प्लस dr है। डायग्राम देख लेना एक बार, देख लीजिए, अब रेडियस सेकंड वाले केस में R प्लस dr हो गई है, R प्लस dr का स्क्वायर, इसको A प्लस b होल ब्रैकेट स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 4 पाई इन ब्रैकेट R स्क्वायर प्लस ट्वाइस R dr प्लस dr स्क्वायर, पता है आपको। A2 यहां से R स्क्वायर को बाहर निकाल, नहीं सॉरी, 4 पाई से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 पाई R स्क्वायर प्लस 4 टू जा 8 पाई R dr प्लस ये 4 पाई से तीनों स्टेप में मल्टीप्लाई कर दो। अब हम जानते हैं कि dr जो था वो बहुत छोटा था, तो dr का स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, तो इतना छोटा है कि हम उसको निगलेक्ट कर देंगे, तो जहां पे आपको dr का स्क्वायर दिखेगा वो स्टेप आप निगलेक्ट कर सकते हो, ये वाली, इसको हटा सकते हो। सो एज dr इज वेरी स्मॉल, dr स्क्वायर इज निगलेक्टेड, सो 4 पाई dr स्क्वायर 0 हो गया, तो आपको A2 क्या मिलेगा, A2 मिलेगा 4 पाई R स्क्वायर प्लस 8 पाई R dr, ये आपका सेकंड वाला एरिया है। तो बताइए चेंज इन एरिया कितना होगा, तो चेंज इन सरफेस एरिया होगा A2 माइनस A1। तो यार चेंज इन एरिया dA, A2 कितना है तुम्हारा 4 पाई R स्क्वायर प्लस 8 पाई R dr, ये अभी अभी निकाला, माइनस इनिशियल एरिया A1 था आपका कितना है 4 पाई R स्क्वायर, ये यहाँ पे है 4 पाई R स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस दिया है यहाँ पे। अब इधर 4 पाई R स्क्वायर एंड माइनस 4 पाई R स्क्वायर गेट कैंसिल, तो क्या मिला, चेंज इन एरिया इज 8 पाई R dr। स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, पूरा हर स्टेप समझिए। अब ये चेंज नहीं रहा, तो बाय डेफिनेशन ऑफ सरफेस एनर्जी वर्क डन इज इक्वल टू T इनटू D। ड्रॉप के लिए अगर बबल होता तो मैं 2 टाइम्स लेता, ध्यान रखना अगर बबल के लिए पूछा जाए तो 2 टाइम्स अब लिखना है आपको, तो W इज इक्वल टू T इनटू D है, जब भी दो सरफेस हो तो 2 फैक्टर लगा दीजिए। अब ड्रॉप की बारी है तो एक ही सरफेस है मेरे पास, तो W इज इक्वल टू T इनटू DA, T एज इट इज, DA मैंने अभी निकाला एंड DA इज व्हाट, पाई 8 पाई R dr, ठीक है, क्लियर है सभी को, पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब मैंने वो जो वर्क डन निकाला ना, ये निकाला सरफेस एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है यूज करके, मतलब सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी यूज करके, सरफेस टेंशन का फेनोमेना यूज करके। अभी मैं वर्क डन निकालूंगा कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेयर डिस्प्लेस हुई ना, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो dr से डिस्प्लेस हुआ था, बट फोर्स क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। जब मुझे उस बबल का, उस ड्रॉप का एरिया बढ़ना था, मैंने dr इंक्रीज करना, तो मुझे अंदर से मैंने प्रेशर लगाया, तो प्रेशर मैं फोर्स के फॉर्म में तो लगाता हूं, फोर्स लगेगा उतने एरिया पे, उसको ही तो प्रेशर बोलेंगे, तो फोर्स लगाया, राइट। तो P इज इक्वल टू F अपॉन ए, तो F इज इक्वल टू P इनटू ए, तो इस F को मैं P इनटू इनिशियल एरिया है ये वन, राइट, ओके, इनटू dr। W इज इक्वल टू P एज इट इज, देखिए यहाँ पे P है, बट एरिया का इनिशियल क्या था 4 पाई R स्क्वायर और dr एज इट इज, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। मेरे पास दो वर्क डन है, प्रीवियस टाइप पे एक वर्क डन निकाला और ये वर्क डन है, दोनों वर्क डन को इक्वेट कर सकते हो आप, वर्क डन तो सेम ही हुआ, बस हमने दोनों अलग अलग तरीके से उसको कैलकुलेट किया, अब इक्वेट करते हैं। अरे यार नहीं समझ रहे, दोनों को इक्वेट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड इक्वेट है, तो 4 पाई R स्क्वायर P इनटू dr इज इक्वल टू 8 पाई R dr, यही दो टर्म आई है, ये देखिए, ये ऊपर वाली यहाँ पे लिखी और प्रीवियस साइड वाली यहाँ पे लिखी, यहाँ पे जो चीजें कैंसिल होती है कैंसिल कीजिए, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, इसमें पाई पाई गेट कैंसिल, राइट, ये 4 से इसको डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, राइट। अब देखिए, और यहाँ पे dr गेट कैंसिल, तो P इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक R भी कैंसिल हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू बन जाएगा 2T अपॉन R, ये R यहाँ पे रेडियस है उस ड्रॉप की, इनिशियल रेडियस, राइट। और P को आप Pi माइनस PO भी लिख सकते हो, तो P कैन रिटन एज Pi माइनस PO इज इक्वल टू 2T अपॉन R, तो Pi माइनस PO इज इक्वल टू 2T अपॉन R, दिस इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, और दिस इज कॉल्ड एज लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप, ठीक है। अगर स्फेरिकल बबल के लिए पूछा जाए तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पे 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है जब बबल की बात हो, बबल के लिए पूछा जाए यहाँ से 2 करिए, बाकी सॉल्व करते जाइए, तो आपको ये आंसर, यही आंसर आपको Pi माइनस PO इज इक्वल टू 4T अपॉन R मिल जाएगा, बस वहां पे 2 लेने से, बाकी सब चीजें से, ठीक है गाइस, ओके। एक बार मेरी जो ओरिजिनल नोट्स है उसको आप देख सकते हो,
उसमें आपको मिल जाएगा किस तरीके से किया है। समझ पा रहे हो? चलिए गाइस, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का। अब हम कल के सेशन में नया चैप्टर शुरू करने वाला हूँ और जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक दिन में दो वीडियो भी डाल दूंगा, मतलब ताकि आपको 28 फेब के पहले मैक्सिमम सिलेबस कवर हो। 28 तारीख अपनी इस सीरीज का लास्ट डे होगा, लेकिन तब तक मैं जितनी ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस ही आपका रिवाइज करके दूंगा। और मैं क्वेश्चन बैंक ले रहा हूँ 2022 की, बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा आपके लिए। हर क्वेश्चन बैंक में से जितने पढ़ा रहा हूँ, और ये आंसर, ये जो सोल्यूशन है, ये भी आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज नीचे जो टेलीग्राम लिंक दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए आपके। ओके, जितने आपके स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग्स, जितने भी दोस्त हैं सबके साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो। ओके, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी थ्रू द विस्कस मीडियम। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है टर्मिनल वेलोसिटी के लिए, ये डायनामिक्स का पार्ट है, टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। ओके, जो स्फीयर दैट इज फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी थ्रू द विस्कस मीडियम, मतलब सीन समझिए, ये एक लिक्विड है, एक फ्लूइड है जिसकी कुछ विस्कोसिटी होगी। इस मीडियम में मैंने एक स्फीयर, भारी भरकम स्फीयर उसमें छोड़ दिया, तो ये स्फीयर उसके अंदर नीचे जा रहा है। तो नीचे जाते जाते एक समय ऐसा आ जाता है कि वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेता है, तो उस टर्मिनल वेलोसिटी के लिए आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है, राइट। मैं यहाँ पे एक चीज आपको, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते बता देता हूँ, पहले बताया बाद में आपको समझ जाएंगे, ठीक है। शुरू में कंसीडर द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू द विस्कस फ्लूइड। ये देखिए, आपको इस कंटेनर में विस्कस फ्लूइड दिख रहा है, जरूर नहीं ये अभी मैंने समझाने के लिए लिया है। आप हवा में भी कोई स्फीयर छोड़ते हो तो एयर हो जाएगा आपका विस्कस फ्लूइड, ठीक है। तो अभी हम इसको इसके ऊपर फोकस करेंगे फिलहाल। तो कंसीडर द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू द विस्कस फ्लूइड, लेट r be the radius of that sphere, m be the mass of the sphere, rho be the density of sphere। ये स्फीयर किसी ना किसी मटेरियल का बना होगा, आयन का होगा, कॉपर होगा, किसी मटेरियल का होगा, तो उसकी कुछ डेंसिटी होगी रो। सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि ये जो फ्लूइड तुमने लिया है वाटर है और उसकी डेंसिटी दी है सिग्मा, एंड ईटा इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर द वाटर। एक बार देख लीजिए, नजर डाल दीजिए, समझ पा रहे हो? चलिए अगला। ना किसी भी इंस्टेंट पे जब ये अंदर मैंने छोड़ दिया है, अंदर जा रहा है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस पर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से? तो सबसे पहले तो यार उस पर लगने वाला उसका खुद का वेट दिख रहा है मेरे को, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहेंगे, mg, राइट। यस। दूसरा, जब कोई भी स्फीयर किसी लिक्विड में गिरता है ना, वो लिक्विड उसको घसता है तो फ्रिक्शन करता है विस्कसली, उसके मोशन को रोकने की कोशिश करता है, तो ये विस्कस फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये देखिए विस्कस फोर्स Fv ऊपर काम कर रहा है, Fv। दूसरा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी जब आप फ्लूइड में डालते हो तो उसका वेट वो लूज कर दिया है, और वो वेट उतना होता है जितना वाटर डिस्प्लेस होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ये थ्योरी के टाइम पे पढ़ाया था मैंने। मतलब ऊपर एक फोर्स ऑफ ब्यूयंसी लगता है, ब्यूयंट फोर्स जिसको बोलेंगे, या अपथ्रस्ट जिसको बोलेंगे, ऊपर एक और फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं अपथ्रस्ट, इसको Fu से नोट करेंगे। तो जब कोई स्फीयर किसी फ्लूइड में नीचे गिरा था, मतलब एक खाली टैंक वगैरह, टैंक आप ले सकते हो, उस टैंक में आप किसी स्फेरिकल बॉडी को छोड़ दीजिए, तो वो जो नीचे जा रही है ना, तो उस पर ये तीन फोर्स काम कर रहे हैं। उसका वेट की वजह से वो नीचे जा रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ऊपर रिवर्स में विस्कस फोर्स, और अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ ब्यूयंसी, राइट। चलिए ये भी यहाँ पे बताइए, फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशंस आर, पहला विस्कस फोर्स Fv दैट इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो विस्कस फोर्स होता है, दिस गोज ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा Rv। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो विस्कस फोर्स इंक्रीज होगा। और जब कोई स्फीयर किसी लिक्विड में नीचे गिर रहा होता है तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी उसकी स्पीड बढ़ते जाती है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो इसका रिवर्स लगने वाला जो विस्कस फोर्स है वो भी बढ़ते जाएगा। समझ रहे हो? जशी जशी स्पीड वाढील तसा तसा वापस लगणारा फोर्स वाढत आहे, राइट। नाउ इट्स वेट ऑन द दूसरा जो फोर्स है, इट्स वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट बियॉन्ड फोर्स, और इसको अपथ्रस्ट बोलेंगे, इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड। तो नेट फोर्स जो है उस पर लगने वाला वो कितना होगा? F नेट इज व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगा है, इसको पॉजिटिव लेंगे, और बाकी जो दो ऊपर लग रहे हैं, कौन से दो ऊपर लग रहे हैं? एक विस्कस फोर्स और एक अपथ्रस्ट, ये दोनों के दोनों माइनस में लेंगे, तो Fg माइनस Fv प्लस Fu, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल इंक्रीज इन वेलोसिटी। मतलब नेट फोर्स देखिए, ये दोनों ऊपर लग रहे हैं, ये नीचे लग रहा है उस स्फीयर पे, लेकिन नीचे वाले लगने वाला फोर्स ज्यादा है,
तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, नेट फोर्स। तो इस नेट फोर्स के वजह से, एफ नेट के वजह से, जैसे मान लो ये लग रहा है 2, ये लग रहा है 3, और ये लग रहा है 10, क्योंकि 3 और 2 5 हो गए, तो नीचे तो 5 ज्यादा होगा ना, रिजल्टेंट 5 काम करेगा ना, गेटिंग और नो, नीचे तो 5 न्यूटन काम करेगा नेट फोर्स। यस, बट क्या हो रहा है, फोर्स लगने से इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और वेलोसिटी बढ़ने से एफ भी बढ़ता है। मतलब ये जो एफ 3 है, ये 4 हो जाएगा, फिर 5, 6, 7, और एक समय ऐसा आ जाएगा ये 8 हो जाएगा। जब ये एफ स्पीड बढ़ने से 8 हो जाएगा, तो 8 हो, तो ये ऊपर भी कितना होगा अभी 10, अब नीचे भी 10, ऊपर भी 10, तो नेट फोर्स के ऊपर कितना होगा 0। तो स्फीयर क्या होगा, स्फीयर का रुक जाएगा? नहीं नहीं नहीं, नेट फोर्स 0 से रुकेगा नहीं, नेट फोर्स 0 होने से उसकी जो वेलोसिटी है वो उसी वेलोसिटी चलता रहेगा, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करता रहेगा, क्योंकि फोर्स 0 का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट, राइट। तो देखिए उसने कहा है, मैं यहाँ पे नोट देता हूँ, नोट ये आपको लिखने की जरूरत नहीं इस डेरिवेशन में, ठीक है, ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। एज विस्कस फोर्स इंक्रीजिंग विद वेलोसिटी, द स्टेज इज रीच्ड व्हेन द एफ नेट बिकम्स 0। विस्कस फोर्स स्पीड के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है तो विस्कस फोर्स वापस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो उसके वजह से एफ नेट 0 हो जाएगा। आफ्टर दैट द डाउनवर्ड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो एफ नेट फोर्स ही 0 है, तो फोर्स ही लगा, तो वेलोसिटी इंक्रीज कैसे क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। दिस कांस्टेंट डाउनवर्ड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी, इसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। फोर्थ नंबर का पॉइंट देखिए क्या है, ये अब डेरिवेशन का पार्ट है, आप यहां से शुरुआत करेंगे, ठीक है। ये आपने बताया नेट फोर्स, अब इधर व्हेन द स्फीयर अटेन्स द टर्मिनल वेलोसिटी, जब स्फीयर टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करता है उस टाइम पे टोटल डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होता है टोटल अपवर्ड फोर्स के, राइट। अब टोटल डाउनवर्ड फोर्स क्या है, ग्रेविटी mg, और टोटल अपवर्ड क्या है Fv प्लस Fu। अब m को क्या लिख सकता हूं मैं, 4/3 पाई r क्यूब रो, क्योंकि यार मास इज इक्वल टू क्या होता है, रो इनटू v, बिकॉज़ रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो रो इनटू v, और वॉल्यूम क्या होता है उस स्फीयर का, स्फीयर का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि उसकी रेडियस r है। अरे भाई समझे, यस, इनटू रो इनटू g। अरे m को रिप्लेस किया, ये m की वैल्यू है इतनी, g तो है ही। देन विस्कस फोर्स होता है 6/8 स्टोक्स ने बताया था, प्लस Fu। अपथ्रस्ट क्या होता है, अपथ्रस्ट उतना फोर्स होता है जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है, और कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है, जितना वेट लॉस होता है उतना वाटर डिस्प्लेस हुआ है। मतलब यहाँ पे भी mg आएगा, ठीक है। Fu को आप mg लिखोगे, mg, बट ये m कौन सा है, वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर, mg जो है वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर है, ठीक है। तो Fu के लिए भी हम m की वैल्यू 4/3 पाई r क्यूब, और जैसे इधर क्या ना 4/3 पाई r क्यूब रो, इधर भी 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा लेंगे। क्यों सिग्मा, क्योंकि सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, ये डेंसिटी ऑफ स्फीयर जिस मटेरियल से वो बना हुआ है, ये डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। फिर इस वाले टर्म को उधर लेकर जाता हूं, तो 6/8 भी बचेगा, 4/3 पाई r क्यूब जी कॉमन निकलेगा, और बाहर रहेगा रो माइनस सिग्मा। सो v इज इक्वल्स टू, ये पूरा जो इधर था वेलोसिटी छोड़ के सब डिवाइड में लेकर गया, इसको कैलकुलेट करोगे आप लोग तो आपको मिलेगा v इज इक्वल टू 2/9 r² जी रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। स्टेप समझाने तो बता दो, कुछ नहीं है स्टेप्स में, ठीक है। ये 6 3 18 हो जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे, इधर 9 आ जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r भी कैंसिल हो जाएगा, तो r² हो जाएगा, g as it is। दिस इज द फार्मूला फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी, एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी। ये लास्ट क्वेश्चन था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के सेशन का। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा और समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर मैकेनिक्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लेने वाले ऑसिलेशंस, ठीक है। ऑसिलेशंस को भी हम जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करूंगा, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो डालता रहूंगा आपके लिए। एक्चुअली आपका जो फिक्स डेली टाइम है ये 8:15 का तो है ही, राइट। जो लोग नए हैं, जिन्होंने नए लोगों ने वीडियो देखा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए वीडियो जो आएंगे उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप लोगों की बैच के लिए मैं सीईटी के 1 शॉट सेशन भी जल्दी शुरू करूंगा, ताकि बाद वाली बोर्ड एग्जाम के बाद जो सीईटी एग्जाम होने वाली उसके लिए वो आपको यूजफुल हो। आज की इस क्लास में यहीं पे रुकते हैं, आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।